हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेनेट इन एर्थ हाउस। कि आपकी कुंडली में क्या कोई प्लेनेट एर्थ हाउस में है और क्यों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आठवें भाव में यदि आपके कुंडली में कोई ग्रह बैठा है तो उसका आपके इस लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, कनेक्शन कैसा है उस प्लेनेट का। ये जानना क्यों जरूरी हो जाता है। देखिए, जो आठवां भाव होता है ना, वो कह लीजिए कि सबसे मिस्टीरियस हाउस माना जाता है ज्योतिष में। और आठवें भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता है। मतलब चाहे शुभ ग्रह हो, चाहे वो पापी ग्रह हो। पापी ग्रह का जाना और खराब होता है, शुभ ग्रह का जाना भी वो खराबी में लिया जाता है। कुछ एक चीजें उसमें बेहतर हो सकती हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा कि आठवां भाव रिप्रेजेंट क्या करता है, तो आप जानते हैं कि आठवां भाव मिस्टीरियस चीजों को दिखाता है। मृत्यु को दिखाता है, मृत्यु कैसे होगी, पतन कैसे होगा। अवनमन का भाव माना जाता है हमारा। गुप्त धन का भी भाव आठवां भाव माना जाता है। लंबी बीमारियों का आठवां भाव माना जाता है। और जातक के जीवन में जो कोई कष्ट, बदनामी, अचानक से कोई परेशानी, इन सब चीजों के लिए हम आठवें भाव का विचार करते हैं। और पैटर्नल प्रॉपर्टी भी आठवें भाव से देखी जाती है। अच्छा, लेकिन जब भी कोई भी ग्रह इस भाव में हो जाता है ना, या आपके बैठा होता है, तो कह लीजिए कि वो बहुत ही एक सेंसिटिव अवस्था में पहुंच जाता है। और जो उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है वो फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा ऐसा रिजल्ट हो सकता है कि उसके रिजल्ट को व्यक्ति खुद ही महसूस कर रहा है, वो किसी को बता नहीं पा रहा है कि यार मैं फील कैसा कर रहा हूँ आखिर। तो चलिए हम इसको एक एक प्लेनेट पे शुरू करते हैं कि आठवें भाव में अगर अलग ग्रह ग्रह हो तो उसका कह लीजिए कि क्या फल हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। कि सूर्य अगर एर्थ हाउस में हो तो क्या। सूर्य अगर एर्थ हाउस में होता है तो व्यक्ति को जल्दी से कह लीजिए कि पॉपुलैरिटी मिलने में परेशानी आती है। मतलब कि वो चाहेगा कि वो प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि का कारक है, वो आठवें भाव में गया है। तो यानी कि प्रसिद्धि जो है वो छुपी हुई है। हालांकि आगे अगर दशा वशा बेहतर हुई तो आपको पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो ये जल्दी से प्रसिद्धि नहीं देता, एक बात। दूसरी चीज क्या हो सकती है, आठवां भाव, पता है आठवां भाव मतलब कह लीजिए कि कुछ ऐसे जख्मों का होता है जो कि आप दुनिया से एक तरीके से छुपा के रखते हैं। तो सूर्य अगर आठवें भाव में होगा तो कई बार ईगो की लड़ाई भी दे सकता है। कि मान लीजिए कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, ईगो क्लैश अप हो रहा है रिलेशनशिप में, या आपको ही बार बार झुकना पड़ रहा है, इस तरह का कुछ आपके साथ हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि सूर्य आपका बलवान है वहां पर या कमजोर है। लेकिन ये अच्छा तो बिल्कुल नहीं है कि आठवें भाव में एक तरह का पापी ग्रह गया है। दूसरा, ये अचानक से कह लीजिए कि आठवें भाव में सूर्य का होना आपके अंदर एक्सट्रीम एनर्जी को बढ़ा सकता है। कि एक सडन पॉइंट पे आपको अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, या आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिस पर आपको बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। तो ये भी यहाँ पर सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा, जो नाड़ी के कुछ फल बताए जाते हैं कि भाई सूर्य अगर आठवें भाव में हो तो पिता का सुख जो है वो कम रहता है, क्योंकि नेचुरल रूप से सूर्य पिता का कारक होता है। आंखें खराब होने और हड्डियों के रोग की भी संभावना होती है अगर जो सूर्य है वो आठवें भाव में होता है तो। और वही बात है ना कि कुछ एक ऐसी परेशानी, या घर के किसी बड़े से या गवर्नमेंट से परेशानी आना, मतलब वो आपको अच्छा नहीं समझ रहे, या अपना नहीं मान रहे हैं, घर के कोई अगर बड़े हैं और उनसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब भी सूर्य के आठवें भाव में आप नेगेटिव फलों की ओर एक तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव फल क्या है। पॉजिटिव फल भी कोई ना कोई तो पॉजिटिव फल भी होगा ना, किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठे। भले हम इसमें नेगेटिविटी ज्यादा जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव फल ये है कि देखिए, आठवां भाव आपके छुपे हुए चरित्र का रहता है। तो आप अंदर से एथिकल हैं। ठीक है, मतलब बाहरी छवि आपकी जैसी भी हो, आप अंदर से ऐसे हैं कि भाई, एक होता नहीं कि जा अच्छा ले जा, या धर्मात्मा वाला थोड़ा सा मन है कि दान कर दिया, या बहुत ज्यादा वो जो होता नहीं कि कंजूसी नहीं है आपके स्वभाव में, या वो होता नहीं कि टिपी टिपी बैठाना, एक एक तिनका तिनका जोड़ के रखना, वैसा कुछ नहीं है। मतलब कोई आपसे मदद मांगने आए तो आप खुले दिल से उसकी मदद करने वाले होते हैं। ये भी देखा गया है अगर सूर्य जो है आठवें भाव में होता है तो। अब बात करते हैं चंद्रमा की। कि चंद्रमा अगर आठवें भाव में हो तो उसका क्या फल हो सकता है। देखिए, चंद्रमा आठवें भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब इसी किताब में लिखा हुआ है स्त्रियों के वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं होता है अगर चंद्रमा जो है आठवें भाव में है तो। अच्छा, क्यों नहीं अच्छा माना जाता चंद्रमा, क्योंकि आठवां भाव भी एक तरीके से सडननेस का हाउस होता है। और चंद्रमा भी आप समझिए कि वो जल्दी चलने वाला ग्रह है, तेजी से चलता है, हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है। तो वो भी एक सडन प्लेनेट माना जाता है। तो काफी ज्यादा चेंजेस इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी लाइफ में।
इमोशनल लेवल पे आप कुछ ज्यादा ही किसी से अटैच हो सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, बल्कि अगले व्यक्ति को वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है लेकिन आपको ही बहुत ज्यादा फील हो रहा है या लगाव हो रहा है। ये हो सकता है अगर आठवें भाव में आपका चंद्रमा है। हालांकि हाउस में एक शुभ ग्रह का होना हाउस के लिए हमेशा अच्छा होता है। देखिए, इसको ऐसे समझिएगा कि चंद्रमा आठवें भाव में गया, आठवां भाव बुरा है, तो अब आठवें भाव ने चंद्रमा से कुछ प्राप्त किया और चंद्रमा ने आठवें भाव से कुछ प्राप्त किया। तो अब क्या होगा कि क्योंकि आठवां भाव खराब था, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो आठवां भाव खराब था तो चंद्रमा खराब हो गया, थोड़ा सा आपका पीड़ित हो गया, चंद्रमा के कारक डैमेज हो गए। लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक बेनिफिक प्लेनेट है, एक शुभ ग्रह है, तो उसका हाउस पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो हाउस पे अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी मृत्यु सहज अवस्था में हो सकती है। मतलब जो लोग कह लीजिए बहुत पीड़ादायक मृत्यु से होकर के जाते हैं, वैसा कुछ नहीं हो सकता है, एक बात। लेकिन चंद्रमा के नेचुरल कारकत के लिए अच्छा नहीं है, माता के सुख के लिए अच्छा नहीं है, भावनात्मक संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों को इतनी पीड़ा हो जाती है, इतनी पीड़ा हो जाती है, किसी की छोटी सी बात कहने पर भी वो बहुत ज्यादा दुख दर्द में पीड़ा में चले जाते हैं। हालांकि जो आपका आंतरिक स्वभाव है वो इमोशनल ही है, आप इमोशनल तरीके से कला को पसंद करते हैं, लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। आपको चाहिए कि अ, मतलब एक दूसरे से गहरा रिश्ता हो, ना कि बस ऐसे बातचीत हुई और चीजें खत्म हो गई। यात्रा भी आपको बहुत पसंद है, एंजॉय करना, यात्रा करना, समुद्र हो गया, ये सब की यात्राएं आपको बहुत कह लीजिए कि पसंद आएगी या आपको करना भी चाहिए, फायदा दे सकती है। आगे बात करते हैं, सूर्य हो गया हमारा, चंद्रमा हो गया, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अगर आठवें भाव में हो तो ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो पहली बार मांगलिक बनाया योग बनता है, और स्त्री जातक अध्याय में भी इसको अच्छा नहीं बताया गया आठवें भाव में मंगल का होना। चाहे वो मतलब लगन का कारक हो अकारक हो तो एक बात हो गई, लेकिन मंगल का जाना कह लीजिए कि सडन एक्सीडेंट्स को दिखाता है। ठीक है, मतलब आपके लाइफ में आपने फील किया होगा कि कोई ना कोई कुछ सडन एक्सीडेंट हो गया, या अगर दुर्घटना नहीं हुई तो आप कहीं से गिर गए, चोट लग गई आपको, या भिड़ गए, वायलेंस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके आसपास के माहौल में। ये सब आपको देखने को मिल सकता है। अंदर से कह लीजिए कि आप थोड़ा सा करेजियस फील कर सकते हैं, ये भी इसमें अधिकता है। अगर आठवें भाव में मंगल हो तो वो व्यक्ति भले बाहर से जैसा भी दिख रहा हो, अंदर से उसके अंदर अच्छा खासा करेज जो है भरा रहता है। कुछ ब्लड संबंधित रोग भी हो सकते हैं, आप कह लीजिए कि गुप्तांगों संबंधित रोग हो सकते हैं, पाइल्स हो गया या बाकी चीजें हो गई। तो ये भी कह लीजिए कि इसमें मंगल दे देता है, और वैवाहिक जीवन के लिए ये खराब माना जाता है। मतलब सुख शांति नहीं रहती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। तो ये मतलब मंगल का आठवें जाना, मंगल हो गया, शनि हो गया, अभी हम बाकी ग्रहों पे बात करेंगे भी, लेकिन इनका आठवें जाना अच्छा नहीं माना जाता है। आपके जीवन में ये कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ मचा के रखते हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा होता है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। मतलब आपकी जिंदगी इतनी एडवेंचरफुल क्यों हो रही है। बाकी के लाइफ में तो बाकी लोगों के लाइफ में शांति है, लेकिन आपके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये मंगल का कह लीजिए कि कुछ एक नेगेटिव फल है। और और क्या हो सकता है, मैं अगर वही बात है ना कि बार बार मैं बता चुका हूँ कि आ, लड़ाई झगड़े से आप बच नहीं सकते। सडन कोई झगड़ा हो गया या आपको कोई बात बुरी लग गई, आप ही जा करके झगड़े में कूद पड़े, या कोई आपके साथ आ गया, भिड़ गया, लड़ गया, ये सब बहुत इसमें देखने को मिलता है। तो ये चीज है, प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। आगे बात करते हैं कि अगर और मंगल में एक और बात ध्यान रखिएगा कि ब्लड संबंधित कोई अगर रोग हो तो जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई लंबी बीमारी होने की संभावना हो सकती है। मंगल की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं अगर गुरु जैसा ग्रह आठवें भाव में हो तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि अगर जुपिटर एर्थ हाउस में होता है तो ये कह लीजिए कि व्यक्ति का जो आंतरिक चरित्र होता है उसे वो नैतिक बनाता है, कि भाई मतलब एक एक जो अंदरूनी पहलू है उसमें व्यक्ति नैतिक है, एथिकल है, बेईमान नहीं है या चोर नहीं है, एक चीज। दूसरा, फिलॉसफी, दर्शन, ज्योतिष, पांडित्य का कार्य, इसमें गुरु जो है वो रुचि भी दिलवाता है। मतलब आठवें भाव में अगर गुरु जैसा प्लेनेट बैठा है तो वो कह लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा है, लेकिन इसमें परेशानी ये है कि जिम्मेदारियों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, या फिर अहम के वजह से, अहंकार के वजह से, ऊंचे पदवी या ऊंचेदार लोगों की वजह से आपको कोई ना कोई कह लीजिए कि छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, या ज्ञान या अभिमान की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि ईगो की लड़ाई हो रही है। एक ये चीज है। दूसरा, जुपिटर यहाँ पर हो तो ये सहज मृत्यु को भी दिखाता है, कि जब मृत्यु होगी तो आप बहुत आसानी से चले जाएंगे, उतना कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ईश्वरीय भक्त होता है,
पूजा पाठ करता है, ये भी इसमें देखा गया है। तो जुपिटर का एर्थ में जाना नेचुरली मतलब कि वो अच्छा माना जाता है हाउस के लिए भी। जुपिटर के लिए नो डाउट कि जुपिटर के लिए उतना अच्छा नहीं है। लाइक जुपिटर जो है संतान का कारक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, विद्या धन में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। लेकिन वैसे एर्थ हाउस के लिए यहाँ पर जुपिटर का जाना अच्छा है। अब बात करते हैं कि अगर आठवें भाव में सैटर्न जैसा ग्रह हो तो क्या हो सकता है। देखिए ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब मैं बताऊं कि ये उस तरह का दुख है कि जो कि रिस रिस के आ रहा है। मतलब मंगल में तो ये है कि भाई मंगल एर्थ हाउस में सडन कुछ हुआ और आप उससे मुक्ति पा गए, लेकिन सैटर्न क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो धीरे धीरे जो आहिस्ता आहिस्ता होते हैं नहीं, कि जिसको बोलते हैं स्वीट पेन, कि कुछ ऐसा हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको गुस्सा भी लग रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, और वो चीज आपके साथ जुड़ गई है बस। आठवें में सैटर्न का होना कैंसर को भी दिखाता है, या कोई लंबी ऐसी बीमारी जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ रही, इसको भी सैटर्न दिखाता है। और आठवें में सैटर्न का होना कुछ भारी गहरे दुखों को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं इतने भयानक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है लोगों की पीड़ा सुनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आठवें का सैटर्न आयु के लिए अच्छा हो सकता है अगर वो वहां पर बलवान है तो, क्योंकि सैटर्न जो है वो आयुष से कारक माना जाता है, उसके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन बाकी चीजों के लिए, कह लीजिए कि कोई शोरो है, कोई दुख है, एक चीज के लिए यहाँ पर सैटर्न अच्छा फल दे सकता है कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना जिसमें कि धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस है बहुत। मतलब ये लोग बहुत पेशेंसफुल होते हैं जिनका सैटर्न आठवें भाव में होता है, और वो धीरे धीरे मतलब अपने काम को अंजाम देते हैं या मंजिल में पहुंचते हैं। तो ये है कि मतलब ऐसे लोग जल्दीबाज नहीं होते, इनके अंदर पेशेंस जो है वो अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ड्राइनेस आप महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सैटर्न अगर एर्थ हाउस में हो तो हो सकता है। अब बात करते हैं हम शुक्र अगर आठवें भाव में हो तो। शुक्र का आठवें भाव में अच्छा रिजल्ट बताया गया है। मतलब किताबों में शुक्र की तारीफ की गई है एर्थ हाउस में हो तो, क्योंकि शुक्र जो है एक भोग विलास का कारक ग्रह है, और वो भोग त्रिकोण में भी गया है। तो इससे क्या हो जाता है ना कि शुक्र की जो नेचुरल चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं, कि मतलब आपके पास घर होगा, गाड़ी होगा, मकान होगा, ये है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि विवाह का कारक और स्त्री कारक शुक्र जो है वो आठवें भाव में गया है। लेकिन ये अच्छे धन के लिए, विद्या धन के लिए, और कह लीजिए कि स्वभाव से आपका नेचर आर्टिस्टिक हो सकता है। मतलब अब गाना, घूमना फिरना, म्यूजिक सुनना, ये सब चीजें आपको पसंद आ सकती हैं। और आप महसूस करेंगे कि मतलब इनका नेचर ऐसा होता है कि ये हर किसी को अच्छा देखते हैं। मतलब इनको किसी के अंदर बुराई नहीं नजर आती है। बहुत लिबरल किस्म का आपका व्यवहार होता है, अंदर से बहुत ये लोग अच्छे होते हैं। भले ही ऊपरी आवरण आपका सख्त हो या चाहे जैसा भी हो, लेकिन आंतरिक रूप से आप कोमल माने जाते हैं। और प्रेम प्रसंग में पढ़ना, ये सब में इनकी काफी रुचि होती है। कविताएं लिखना, कलाकारी करना, ये सब में इनकी रुचि होती है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में बहुत गहरे में मत चले जाइएगा, कि कोई दुख लेकर के आप बैठ गए और उभर ही नहीं पा रहे। तो ये चीज है। बाकी शुक्र का यहाँ पर होना धन के लिए, गाड़ी के लिए, मकान वाहन सबके लिए अच्छा बताया गया, और रिजल्ट भी अच्छा देते हुए देखा गया। अब बात करते हैं कि राहु अगर आठवें भाव में हो तो उसका क्या फल हो सकता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है राहु का एर्थ हाउस में होना। वही मैंने पहले बताया ना कि एक पापी ग्रह, वो भी आठवें भाव में। ये सडन दुख का कारक है। कुछ ऐसे दुख का कारक है कि जो कि आप बता ही नहीं पा रहे हैं किसी को, लेकिन वो आपको फील हो रहा है। गुप्तांगों के कोई रोग हो सकते हैं, कोई पाइल्स या कुछ हो सकता है, क्योंकि आठवां भाव उस चीज का भी है। और ये कह लीजिए कि व्यक्ति के छुपे हुए चरित्र को भी दिखाता है। मतलब कि आप समाज में किसी अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जो आंतरिक जीवन है या जो आपका निजी जीवन है उसमें आप एकदम ही डिफरेंट है जैसा कि आप समाज में व्यवहार कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वही बात है ना, एर्थ का राहु है, तो ये व्यक्ति को माया, लोभ, लालच में फंसा देता है। हालांकि ये भी बात है कि ये लोग बहुत घाघ होते हैं। मतलब बुद्धि इनकी बहुत शार्प होती है, और अगर दिमाग अपना सही जगह पे लगाए तो बहुत कह लीजिए कि अच्छा कर सकते हैं। अगर ये राहु मिथुन का है, कन्या का है, तो ये जनरली कह लीजिए कि दिमाग को तेज बनाता है, लेकिन सडननेस ले आता है जीवन में। अचानक से कभी आपको कोई पतन देखने को मिल सकता है, या कह लीजिए कि कोई अपमान हो गया जिसकी वजह से आपको परेशानी आ रही। तो ये चीज है। कोई पीड़ा है, कोई रिस रिस के कुछ हो रहा है, दुख है, जा ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं कहाँ फंस गया। तो ये सब भी राहु का जो है वो सडन फल हो सकता है। बुध हमारा छूट गया है। बुध का एर्थ हाउस में फल इतना खराब नहीं है, अच्छा ही है। मतलब ये बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, रिसर्च करने की क्षमता को बढ़ाता है। बस ये है कि जितनी प्रतिभा आपकी होती है उतनी लोगों के सामने नहीं जा पाती है। मतलब जो आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं या बहुत चीजें आपको आती है, वो लोगों के सामने थोड़ा सा कम ही आ पाता है। तो ये एक चीज है। बाकी मार्केटिंग का एर्थ हाउस में होना इतना कोई खराब नहीं है। मतलब
दो डिफरेंट ट्रेट हो गए। मरकरी एर्थ में कह लीजिए कि कुछ ऐसा आपको मैथमेटिक हो गया, कोई जानकारी हो गई, इन सब चीजों में रुचि आपकी बढ़ा देता है। चीजों में दिमाग लगाना, मतलब आपका जो आंतरिक गुण है वो मैनेज करने का है, कि भले सामने आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोई जैसे होता नहीं कि कंपनी में कोई बॉस है या कोई है, मैनेज उसको करना है, लेकिन वो कहे आपसे रहा है कि भाई देख ले तू मैनेज कर ले, कि तू मेरे से बढ़िया जानता है। बस ये है कि जो सामने आएगा वो आपका चेहरा नहीं आ रहा, बाकी अंदर से सारी चीजें आप ही ने की। तो ये मरकरी का गुण होता है, और आठवें भाव में वो कह लीजिए कि अच्छा ही रिजल्ट देता है। बस ये है कि वो गुण ज्यादा लोगों के सामने नहीं आ पाता है, जितना छुपे हुए रह करके कोई व्यक्ति काम करे वो है। मरकरी अगर आठवें भाव में, तो कोई इलीगल कमीशन का काम, ये सब भी जो लोग करते हैं वो भी इसमें देखा जा सकता है। कोई वाणी संबंधी रोग होने की भी संभावना, या त्वचा संबंधित रोग होने की भी संभावना यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं, अगर केतु जो है वो आपका आठवें भाव में बैठा है तो वो कैसा रिजल्ट दे सकता है। केतु आठवें भाव में व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है, मतलब आध्यात्मिक बनाता है। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जो कि मतलब होता नहीं है, कृष्णा को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं धुलाते हैं, मतलब एकदम अपने बालक के तरीके से। एक आंटी का था, वो उसको पालती थी। तो ये चीजें स्पिरिचुअल लेवल पे केतु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन मटेरियलिस्टिक लेवल पे भोग विलास के लिए केतु यहाँ पर अच्छा नहीं है। आप मतलब तंग हो जाएंगे जीवन से, अगर आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल चीजों को नहीं लाएंगे, आध्यात्मिक होना आपके जीवन में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर केतु जो है वो आपको उस ओर लेकर के जाएगा ही जाएगा। मतलब आपको आध्यात्मिक, थोड़ा आध्यात्मिक होना ही पड़ेगा। ऐसा हो जाता है ना कि केतु जो है वो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है, और वो हाउस में भी ऐसे ही गया है। मतलब ये वैसे तो 4 8 12 भोग विलास भी है, लेकिन ये मोक्ष मोक्ष त्रिकोण भी माना जाता है, भोग और मोक्ष त्रिकोण। तो जैसे प्लेनेट बैठेंगे वैसा रिजल्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम शुक्र की बात कर रहे थे, तो शुक्र का भोग से जुड़ा रिजल्ट था, लेकिन केतु है तो केतु आपको अध्यात्म की ओर लेकर के जाएगा। तो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होने में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मतलब पैसे के लिए आप बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, या बहुत अमीरी चाह रहे हैं, तो उसमें कह लीजिए कि यहाँ पर केतु का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं मिलता है। सडन एक्सीडेंट हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, ये चीजें। जैसे एक का मैंने चार्ट देखा, तो उसने बता रहा था वो आप पुल पे जा रहा था, पुल ही गिर गया था, सरिया गिर गई थी उसके ऊपर। तो इस तरह का जो रिजल्ट होता है, जो कि एकदम ही अचानक से कुछ हो सकता है, तो वो है। कुछ इन लोगों का भूत प्रेत ये सब ज्योतिष करना, या कुछ अलग तरह की शाखा शाखा जैसे तंत्र टोना टोटका, इसमें भी इनकी रुचि हो सकती है। ये परा विद्या में जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो है। कोई चोट लग सकती है, या फिर कह लीजिए कि कोई अंग पे परेशानी आ सकती है केतु की वजह से, तो ये भी इसमें देखा गया है। अब 3 बाहरी ग्रह बचे हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं। कि प्लूटो, अगर इस पे तो मेरा पूरा पूरा वैसे वीडियो है, लेकिन समझिएगा कि अगर प्लूटो आपके 8वें भाव में होगा, तो वो भी कह लीजिए कि एक एक बहुत ही डार्क साइड को दिखाता है, कि आप आपके अपने पर्सनल लाइफ में आपका एक एरिया है जो कि बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है, उसमें आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। प्लूटो अगर 8वें भाव में हो, तो लाइक व्यक्ति थोड़ा सा समाज से अलग रहता है, मतलब उसको कब्रिस्तान शमशान इस तरह की चीजें पसंद आती है। वो दीन दुखी जो लोग बहुत ही बेचारे हैं, मतलब वो इलीट लोगों से मिलना नहीं चाहता, वो ऐसे लोगों से बात करना चाहता है जो लोग अकेले हैं, जो लोग दुखी हैं, और इनके जीवन में थोड़ा सा अकेलापन रहता है। प्लूटो अगर एट्थ हाउस में हो, तो ये ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए प्लूटो का एट्थ हाउस में होना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। यूरेनस की बात करें, अगर यूरेनस एट्थ हाउस में हो, तो ये जिंदगी में तोड़ फोड़ मचाता है। मतलब आपके अंदर ऐसी कुलबुलाहट जाग जाएगी कि आप कुछ ना कुछ छेड़ दे। मतलब ये यूरेनस क्योंकि स्वतंत्रता का कारक होता है, तो ये लोग पे किसी का नियंत्रण नहीं रहता। ये लोग मतलब कह लीजिए कि जो होता नहीं कि शरारत करना, कुछ ना कुछ छेड़ना, ये इनको बहुत पसंद होता है। लेकिन जब अपनी जिंदगी में कुछ छिड़ जाता है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। बाकी यूरेनस का यहाँ पर जनरली अच्छा फल देखा गया है। कुछ रिसर्च करना, या कुछ क्रिएट करना, या कुछ बना देना, उसमें इनका बहुत कह लीजिए कि मन लगता है, कि कोई चीज को खुद से बना लिया, कुछ तोड़ दिया, तो वो चीज है। और कह लीजिए कि जो होता नहीं कि जो कि रणनीति बनाना, या फिर कह लीजिए कि एक तरीके से कह लीजिए कि लोगों को आप गाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर यूरेनस के फल के रूप में देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं नेपच्यून के बारे में। तो नेपच्यून अगर एट्थ हाउस में होता है, तो ये व्यक्ति को बहुत भावुक बनाता है। मीन राशि का मतलब स्वामी भी माना जाता है वेस्टर्न ज्योतिष में। और कह लीजिए कि समुद्र से आपका लगाव होगा, कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं। इमोशनल लेवल पे ईश्वर से, अध्यात्म से कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फर्क महसूस होता है कि भाई किसी के साथ
कुछ हो गया तो इनको स्वयं में दर्द होगा, ये चीज यहाँ पर कह लीजिए कि नेपच्यून देता है। नेपच्यून आपका यहाँ पर लंबी लंबी यात्राएं करवाने में भी सहयोगी होता है। और मृत्यु का जो जो स्वरूप है उसको यहाँ पर सरल बनाता है, मतलब आपकी मृत्यु आराम से हो जाएगी, उसमें इतना कष्ट नहीं रहेगा। नेपच्यून जो है इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट दे सकता है। और इमोशनल स्तर पे आध्यात्मिक होने के लिए यहाँ पर नेपच्यून जो है वो कह लीजिए बहुत अच्छा फल देता है। तो आज ये था कि एर्थ हाउस में कोई प्लेनेट होता है तो उसका क्या क्या फल हो सकता है। वैसे वही है कि इसमें कुछ बातें हो सकता है कि छूट गई हो, मैंने अलग अलग प्लेनेट पे भी हाउसेस पे वीडियो बनाया है। और उसके साथ कोई ग्रह उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। जैसे जुपिटर आपका एर्थ हाउस में, उसके साथ कोई प्लेनेट है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है जुपिटर पे, सैटर्न पे। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप चाहे तो मेरे चैनल के और वीडियोज भी देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।